जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर करके आ जाइए, जिससे कि सभी यार दोस्त आपके इस वीडियो का फायदा उठा के। तो जल्दी से बुला लीजिए सबको, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। और आज कॉपी पेन लेकर बैठना और देखना कितने सही हुए कितने गलत हुए, और अपना टाइम भी लिखते रहना। साथ में कोशिश करा करो, वैसे टाइम नहीं लिख पाओगे फिर भी कोशिश करा करो कि अप्रोक्स इतने ही सेकंड में हमने आंसर दे दिया, जिससे आप लास्ट में कैलकुलेट कर सको कि हाँ हम अब मतलब हमारा आपकी स्पीड इतनी सही हो चुकी है, ठीक है। और फिर जो भी नई जो भी आपको लगा कि अच्छा ये ट्रिक थोड़ी सी सर ने अलग बता दी है, तो उस चीज़ को भी सीखना, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जल्दी से सबको शेयर करके आ जाइए। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। हमें क्लास तो बहुत बड़ी होने वाली है आज, ठीक है। तो बहुत देर तक चलेगी, बस ये है कि जब तक आपका साथ रहेगा तब तक मैं चलाते रहूँगा, और मुझे तो पता है आप लास्ट तक बैठे रहोगे। कोशिश करना पूरी क्लास लेना लास्ट तक। तो सर जल्दी से लगा दीजिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करते। और रुक जाइए एक सेकंड, पहले वो लगा दो टेलीग्राम वगैरह, क्योंकि बाद में टेलीग्राम वगैरह बताना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बाद में जैसे कि आपने क्या करा, देखो टेस्ट दे लिया, उसके बाद आपको लगा यार इस क्वेश्चन को दोबारा देखा जाए, तो फिर पूरी वीडियो देखोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो पीडीएफ जाएगी, ये टेलीग्राम का मतलब ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर पीडीएफ डाल दी जाती है। और टेलीग्राम का ग्रुप का नाम क्या है इसका, राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू। इसी से आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो, और फेसबुक पर पेज भी इसी नाम से है। तो राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू डालोगे, जो सबसे नीचे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पर, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली प्लेलिस्ट भी डाल दी जाती है कि कोई नई वीडियोस आ रही हैं वो भी डाल दी जाती है, नई प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है वो भी, और जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं क्लासेस में पीडीएफ के रूप में वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो और ऐसा है, जब ये नाम डालोगे राहुल देसवाल भी लिखोगे तब भी मैं आ जाऊँगा सबसे ऊपर। जो सबसे ज़्यादा मेम्बर्स होंगे जिस ग्रुप के, इस नाम से 3-4 और भी बच्चों ने बना रखा है, ठीक है। तो जिस ग्रुप के सबसे ज़्यादा मेम्बर्स होंगे उसमें ज्वाइन हो जाना। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं। सर लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा छोटा कर दीजिए से यहाँ से, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, पहले भी कराया है मैंने, ठीक है। बट टेस्ट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं उन्हीं चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है। आप अपनी रफ्तार देखिए कि आप कितनी जल्दी बता सकते हो, औरों से कितने बेहतर हो आप, ठीक है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप औरों से कितने बेहतर हो। तो देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके मैं अपनी छोटी सी बात अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ, और मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ नंबर ले लिए मैंने, सभी ओड नंबर लूँगा, सही तो था, ठीक है, सभी ओड नंबर लूँगा, विषम संख्याएं। तो मैंने क्या ली, और वो भी कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम में, 7, 9 और 11, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए। इसी तरह से एक ग्रुप और लिया, 7, 9, 7 और 2 9, 2 11, 2 13 और 2 15 और 17 और 19, ये 2 ग्रुप मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं इन 5 नंबरों का एवरेज पूछूं तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, किसी भी क्रम में संख्याएं दे रखी हो, तो उनका एवरेज क्या होता है, इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, यानी कि बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। अगर मुझे एवरेज पता है इन 5 नंबरों की, और मुझे ये आखिरी वाला नंबर जानना हो, यहाँ तो मुझे पता है आखिरी नंबर 11 है, पर अगर मुझे ये 11 मतलब आखिरी नंबर पता लगाना हो कितना होगा, तो हमेशा जो आखिरी नंबर होता है वो कितना होता है, इनकी जो एवरेज है इन 5 नंबरों की कितनी है, 7, और नंबर कितने हैं, 5, उसमें से एक कम कर दो, जितने नंबर हैं 5 उनमें से एक कम यानी कि 4, उसे इस 7 में जोड़ दीजिए और यही हमारा आखिरी नंबर मिल जाएगा। अब कुछ बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर इसके अलावा कोई और सीरीज लेकर दिखाओ। चलो ठीक है, कोई और सीरीज ले लेते हैं। जब मैंने ये सीरीज ली तो इन 7 नंबरों का मैंने आपसे एवरेज पूछा, कितने नंबर हैं, 7 नंबर से, इनका ध्यान रखना। इन 7 नंबर्स का एवरेज क्या रहा, इधर से 3 हटा, इधर से 3, तो एवरेज क्या आ गया, 13। अगर मैं ये पूछूं इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा नंबर, जो कि मुझे पता है कितना है, 19, तो सबसे बड़ा नंबर 19 है। तो मैंने क्या कहा है, सब अगर हमें एवरेज पता है और सबसे बड़ा नंबर जानना है, तो ये देखो नंबर कितने थे टोटल, 7, 7 में से 1 हटाया 6, उस 6 को इसमें जोड़ दो और 13 6 19। तो इसी तरह से जब इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखिए बहुत ही प्यारा सा, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
हाँ भाई जल्दी से आ जाइए। कोई अब सही है, अब सही चल रहा है, कोई थोड़ी देर के लिए अटक गई थी, अब देखिए ठीक है। तो इसी तरह से जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही छोटी सी बात आप देख रहे होंगे कि टोटल जो नंबर लिखे हुए हैं वो टोटल नंबर है कितने, 41 नंबर है। और इन सभी का बीचों बीच वाला यानी एवरेज जो है वो क्या दे रखी है, बीचों बीच वाला नंबर वो दे रखा है हमारे को कितना, 49। अगर मैं यहां से इस आखिरी नंबर पर जाना चाहूं इस सीरीज की तो मुझे क्या करना होगा, बस छोटा सा काम करना पड़ेगा। जितने नंबर है उसमें से एक कम यानी कि 40 इसमें जोड़ दूंगा और मुझे क्या मिलेगा 89, और यही मेरा आंसर है। 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर दे सकते हो। आपने देखा किस तरह से हमने बहुत कम समय में आंसर दे दिया। तो जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो सेकंड, हाँ भाई जिसको अगर लग रहा हो बफरिंग हो रही है लिख दीजिए मैसेज कि वो कर देंगे, क्या कहते हैं रिफ्रेश कर लेंगे। हाँ भाई देखो रिफ्रेश कर लीजिए जिसको लग रहा है कि बफरिंग हो रही है, ठीक है जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशो दे रखा है। एक्सटीरियर और इंटीरियर, अभी बताऊंगा एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या है और क्या रेशो दे रखा है, 2:3। पर वहीं अगर मैं दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूं, फिर उसके बाद इस पर दोबारा लौटेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जल्दी, 1 सेकंड में है, इतना टाइम वेस्ट नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी पॉलीगन का क्वेश्चन आ जाए, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पॉलीगन बना दिया हमने इस तरह से, तो पॉलीगन के अंदर होता क्या है, अगर ये वाला और ये वाला इन दोनों का एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। इस वाले एंगल को बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इसे इंटीरियर एंगल। तो पॉलीगन के जब भी एक्सटीरियर स्लैश इंटीरियर, बाह्य और अतः, इन दोनों के कोणों का रेशो इस तरह से दे रखा है, किस तरह से, जैसा कि तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1:4। किस तरह से दे रखा है, ऐसा रेशो दे रखा है जिसके अंदर एक्सटीरियर हमेशा क्या रहेगा 1, और ये चाहे 2 हो 3 हो 4 हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशो इस तरह से होता था तो हम इसकी साइड्स बता देते थे। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, कि अगर इस तरह से रेशो क्वेश्चन में दे रखा है और हमें साइड्स जाननी है तो डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों का टोटल 4 और 2 5, उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी वही इसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यानी कि 10 हमारा 1 सेकंड में आंसर आ गया। पर अभी जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 1 नहीं था तो क्या करेंगे, बट इससे पहले चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर का फोर्थ में क्या दे रखा है रेशो, तो फोर्थ से देखोगे तो 1:3। और अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इस तरह से अगर रेशो बन रहा है कि बाह्य और अतः कोण का रेशो ये बन रहा है, तो इसकी साइड्स कितनी होगी इस पॉलीगन की, तो आपको बस छोटी सी बात करनी है, इन दोनों का जोड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8। और देखिए विद इन सेकंड में हमने आंसर दे दिया। बट वहीं अगर हम दोबारा से दूसरे क्वेश्चन पर लौट के चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया भी इसलिए, ऐसा नहीं है पहले नहीं कराया, बहुत बार कराया, पर दूसरा क्वेश्चन समझाने के लिए कि अगर गलती से रेशो ऐसी दे दी जाए, कैसी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरे क्वेश्चन में रेशो दे रखा है 2:3। अब क्या आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको समझाया है, तो क्या करेंगे 2 और 3 5 और 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ साइड 10। क्या ये हमारा 10 सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैंने ये बताया आपको 2 की मल्टीप्लाई आप कब करोगे, 2 की मल्टीप्लाई आप एक ही कंडीशन में कब कर सकते हो, जब ये रेशो इस तरह से हो कि यहाँ पर 1 हो और यहाँ पे चाहे कितना भी हो। इस तरफ वाले से मतलब नहीं, इधर एक्सटीरियर जो बाह्य कोण है वो 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस 2 को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले गया, तो ये क्या बन गया 1:3/2। बना कि नहीं बना? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का टोटल अगर 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है, या फिर इसको टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 5/2। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय 2, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आ जाएंगे हमारी नंबर ऑफ साइड्स। चाहे आप पूरे वैसे करके देख सकते हो, अगर आप किसी को ये लगे कि ये गलत है तो ये हमारा आंसर हो गया 5। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जैसा कि एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से प्रॉपर वे से भी करते हैं और इस तरीके से भी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पर आए थे अगले पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगा दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन लगा दिया ना, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत हो तो प्रॉपर वे से भी समझ लेते हैं कंसेप्ट से, फिर हम देखेंगे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहले पूरे वे से समझते हैं। पूरे वे का कहने का मतलब क्या है, ये इंटीरियर कोई भी ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल अंदर वाला होता है और ये वाला एंगल बाहर वाला, ठीक है। तो इसी तरह से
क्वेश्चन ने क्या रखा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो दे रखा है कितना, 2:7। तो ये 2 है तो ये 7 है, सॉरी एक्सटीरियर और इंटीरियर का, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना है, 7। अगर इसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अच्छा वैसे अगर वैसे निकाल रहे होते तो हम सिंपल क्या करते, एक्सटीरियर रेशो इंटीरियर, हम बस 1 सेकंड में क्या करते, हम ये देखते ये रेशो 2:7 है हमें, बट यहाँ पर 1 चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ से 2 को हटाएंगे, ये 1 रह जाएगा और ये 2 यहाँ पर चले जाएगा। अब हम करते क्या थे, इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 9/2, और जो इन दोनों का टोटल होगा उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 9 हमारा आंसर आ गया। चलो इतनी सी बात तो हमारे को समझ आ चुकी है, ठीक है। बट अगर इसके हिसाब से भी यही आंसर आएगा क्या, देख तो लो यार कि भाई ये चीज़ क्या कहना चाहती है कि इसमें जो आंसर 9 आई है साइड्स, क्या इससे ही वही आएंगे। तो चेक करते हैं, देखिए हमें पता है कि इस वाले और इस वाले किसी भी लाइन पर इस तरह से कोई एंगल बन जाए तो इसका ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि अगर मैं ये देख रहा हूँ ये पूरा एंगल, पूरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। बट अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 7 और 2 9, तो कितने डिग्री का बन रहा है, 9। क्वेश्चन कह रहा है 9 का नहीं बनेगा, 180 डिग्री का होगा। इससे कितने गुना था, 20 गुना। तो इसी तरह से अगर मैं इस वाले और इस वाले, बाहर वाले और अंदर वाले एंगल की बात करूं तो कितने डिग्री होंगे, तो बाहर वाला 20 गुना ज़्यादा 40 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमें बाहर वाला एंगल तो पता लग चुका है। अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स भी चाहिए तो मैंने आपको ये बातें समझा रखी हैं कि नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, टोटल 360 डिग्री को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, पॉलीगन वाले में जाकर देखना क्यों करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाए, 4 9 36। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 9 ही आ रहा है। तो बात क्या है कि अगर इतनी बड़ा खेल रचने से बढ़िया, और ये तो बिना फॉर्मूले के करवाए, ये भी एक ट्रिक है और उससे तो बेहतर है, बट इससे अच्छा ये नहीं है, विद इन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा, मार्क कर दीजिए एक बार, इसमें थोड़ी सी लो जरा इंक डाल दीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और जल्दी से आंसर दोगे आप सभी, ठीक है। कोशिश करा करो बहुत जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की। तो अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन कहना चाहता है साफ साफ कि अगर इनकम टैक्स, कोई व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहा था, अब हुआ क्या कि जितना भी दे रहा था 100-200 रुपये देता होगा, बट अब ना जितना भी दे रहा था उसके ऊपर 19% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कि 100 रुपये दे रहा था तो 100 रुपये का 19% जो भी बनता होगा इतने रुपए उसे एक्स्ट्रा देने पड़े। यानी कि उसके इनकम टैक्स के अंदर 19% की वृद्धि हुई। अब एक बात बताओ यार, अगर टैक्स किसी को ज़्यादा देना पड़ रहा है तो वो टैक्स ज़्यादा कहाँ से जाएगा, इनकम के ऊपर तो टैक्स दे रहा है, यानी जितना वो कमा रहा था वहीं से तो टैक्स देगा। तो जो उसके पास इनकम आ रही थी उसके अंदर से एक्स्ट्रा टैक्स जाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसे इनकम मिल रही है वो कम मिलेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितनी कम मिल रही है, तो उसकी जो नेट इनकम है उसके ऊपर कितने का फ़र्क पड़ जाता है, 1% का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का 19% हिस्सा जो बड़ा है वो हमारी नेट इनकम जो हमारी जेब में आ रहा है उसके 1% हिस्से के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ बराबर का साइन रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, इधर से परसेंटेज और इधर से परसेंटेज हटाएंगे। अगर मैं इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकालना चाहूँ तो ये रेशो क्या आएगा, 1/19। इतनी सी बात में किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। अब ये देखिए यार, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नेट इनकम कितनी है, 19 रुपये, चलो ठीक है। इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स है 1 रुपये, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी जेब में ना 19 रुपये पहुँचे, 19 रुपये कब पहुँचे, क्योंकि आप सरकार को 1 रुपये का टैक्स भी दे रहे हो। भाई टैक्स 1 रुपये दे भी दिया आपने, फिर भी आपके पास 19 रुपये बच गए। क्यों बचे 19 रुपये, क्योंकि जो पूरी एक्चुअल इनकम आपकी बन रही होगी वो 20 रुपये की बन रही होगी। जिस 20 रुपये पर आप 1 रुपया टैक्स भी दे रहे हो गवर्नमेंट को, तब भी आपकी जेब में 19 रुपये आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि आप 20 रुपये पर, इधर दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, 20 रुपये पर आप 1 रुपये का टैक्स देते हो और 1/20 कितना होता है, 5%। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, ठीक है।
सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए इसी तरह का क्वेश्चन है और जल्दी से बताएंगे। तो 7th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 7वां क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फिर से 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 21% बढ़ जाता है, ठीक है भाई, इनकम टैक्स अगर 21% बढ़ जाता है तो जितनी हमें इनकम मिल रही थी उस नेट इनकम में 4% का फर्क आ जाएगा। तो इस पे फर्क किस वजह से पड़ा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यानी कि 4% हिस्सा हमने टैक्स के रूप में दे दिया, तभी तो, यानी कि ये पैसा टैक्स ही तो है जो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बराबर का साइन आ गया। परसेंट से परसेंट हटा देंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ में किसी को डाउट हो कि ऐसा सर क्यों हुआ, तो अगर कमेंट करके पूछ लेना, जिससे मैं आपको बता सकूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से परसेंट हटाकर इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, कैसे, याद है 4/21। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि नेट इनकम अगले की जेब में 21 रुपये पहुँचे। कब पहुँचे, नेट इनकम के सामने वाली वैल्यू नेट इनकम, इनकम टैक्स के सामने वाली वैल्यू इनकम टैक्स। तो 21 रुपये अगले की जेब में पहुंच रहे हैं, कब, जब वो टैक्स दे रहा है कितने रुपए का, 4 रुपये का। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपने टैक्स पे करा तब भी आप अपने घर 21 रुपये लेकर चले गए, भाई ऐसा कहाँ से टैक्स दिया होगा, टैक्स तो अपनी सैलरी में से दिया होगा, कहीं और से थोड़ी, भाई किसी और की सैलरी में से टैक्स दे दिया। तो 21 रुपये घर भी ले गए, 4 रुपये का टैक्स भी दे दिया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्चुअल इनकम रही होगी वो कितने रुपए रही होगी, 25 रुपये। 25 रुपये में से 4 रुपये टैक्स दिया और 21 रुपये अपने पास रख लिया आपने। तो 25 में से अगर आप 4 रुपये का टैक्स देते हो तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, जब 25 से काटोगे 4 पर और 4 4 16, 4 चौक 16% आप क्या दे रहे हो, टैक्स। ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। तो एक अगले क्वेश्चन पर आता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सर मार्क कर दीजिए एक बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। एक नाव है, अगर वो नाव पानी के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो आधा समय लेती है, बजाय किसके, अगर वो पानी की विपरीत दिशा में जाती है, अगर वो पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो हमें पता है कि अगर पानी के साथ जब भी नाव तैरेगी तो उसकी स्पीड रहती है x+y, और पानी की विपरीत दिशा में तैरती है तो उसकी स्पीड रहती है x-y। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, समझना। इसके बेसिस पर फिर बहुत प्यारे प्यारे बड़े अच्छे क्वेश्चन, एक होता है छोटे छोटे अच्छे बड़े लेवल के क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये आ गया हमारा x+y और ये आ गया x-y। x+y मतलब कि पानी के बहाव के साथ जब नाव जाती है तो किस स्पीड से आ रही है और पानी की विपरीत दिशा में किस स्पीड से, ठीक है। अगर मैं टाइम की रेशो की बात करूं तो पानी के बहाव के साथ अगर नाव आधा समय लेती है और पानी की विपरीत दिशा में 1, मतलब अगर पानी की विपरीत दिशा में जाएगी तो जितना समय लेगी, पानी के साथ जाती है तो उसका आधा समय लेती है। इस कंडीशन में टाइम का रेशो क्या बनेगा, 2 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेशो आ जाएगा हमारा 1:2। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है उस नाव और पानी की जो स्पीड है उनका रेशो बताइए। तो नाव की गति जो होती है, स्पीड होती है हमेशा x, और y जो होता है वो होता है पानी की स्पीड। या फिर आप इस तरह से समझिए कि y हमेशा वाटर की स्पीड होगी, और इसके अलावा पानी के अलावा क्वेश्चन में किसी की भी बात की गई हो, किसी की भी, चाहे वो नाव हो चाहे कोई व्यक्ति हो, सभी की स्पीड को हम हमेशा x मानेंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है नाव और पानी की स्पीड का रेशो। एक तो डायरेक्ट आंसर है इसका, वो डायरेक्ट आंसर क्या है, x हमेशा इन दोनों का टोटल होता है, यानी कि 2 और 1 3, और y क्या होता है, y हमेशा इन दोनों का अंतर, 2 में से 1 गया यानी कि 1, और ये इसका आंसर आ जाएगा 3:1। पर हुआ कैसे, चलो आंसर आया, ये बात सही है, किसी को इस तरह से में डाउट नहीं, ये आंसर आ गया, इतनी बात तो बहुत बच्चों को समझ आ गई होगी। बट किसी को नहीं समझ आया कि आया कैसे, तो पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, ये कैसे आया इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अगले क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम इसी रिजल्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि
टाइम का रेशो ये है, तो इस कंडीशन में स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, तो स्पीड का रेशो 2:1। भाई स्पीड हमेशा उल्टी होती है, तो यहाँ से मुझे x + y की वैल्यू 2 मिल चुकी है कि अगर पानी के साथ नाव की गति 2 है तो पानी की विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी 1। ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x मुझे पता है क्या होता है, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y होता है हमेशा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2। रेशो का मतलब क्या होता है, जितना कट सकता है काट दीजिए। जब इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास रेशो आएगा क्या, 3:1। और यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि अगर जब भी क्वेश्चन के अंदर चाहे टाइम का चाहे स्पीड का रेशो दे रखा हो, दो नाव की गति दे रखी हो पानी के बहाव के साथ और पानी की विपरीत दिशा में, और उन दोनों का हमें रेशो पता लग जाए तो डायरेक्ट यहाँ से हम x और y का रेशो निकाल लेंगे। कैसे, x हमेशा बड़ा होगा यानी कि इन दोनों का टोटल, और y हमेशा छोटा होगा यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th क्या कहना चाहता है। हाँ भाई देखिए, तो 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 9th क्वेश्चन में फिर से वही बात की गई है कि एक नाव है, ठीक है, अगर वो नाव पानी के साथ जा रही है और एक बार पानी की विपरीत दिशा में, एक बार तो वो पानी के साथ जा रही है, ठीक है, और एक बार पानी की विपरीत दिशा मतलब वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ऑपोजिट में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना समय वो पानी के साथ जाने में लेती है उससे 2 गुना समय पानी की विपरीत दिशा में वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रही है। तो ये किसका रेशो दे दिया है क्वेश्चन में, टाइम का। अब हमें स्पीड का चाहिए, फिर उसके बाद आगे आगे आगे। इतनी बड़ी फिल्म बनाने से बढ़िया मैंने आपको डायरेक्ट एक बात समझाई थी कि जब भी आपको x और y के रेशो की ज़रूरत हो तो x हमेशा इन दोनों का टोटल यानी कि 2 और 1 3, और अगर y की वैल्यू की बात की जाए तो y हमेशा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट ही x रेशो y आ चुका है। x यानी कि किसकी बात कर रखी है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 चल रहा है ना, ठीक है, तो उस व्यक्ति की बात कर रखी है। तो मैंने बताया था कि पानी की स्पीड को हमेशा y लेंगे, और उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर किसी की भी बात कर रखी हो, चाहे नाव चाहे इस व्यक्ति की, उसे x लेते हैं। तो यहाँ से उस व्यक्ति और पानी की स्पीड का रेशो आ चुका है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति की स्पीड 3 नहीं है, उस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 7 1/2, यानी कि 7 × 2 14, 14 + 1 15, तो 15/2 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से एक्चुअल स्पीड कितने गुना ज़्यादा है, तो आप देखोगे ये इससे 5/2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से पानी की स्पीड भी 1 ना होकर अपने आप से 5/2 टाइम्स ज़्यादा कितने आ जाएगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 10th क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज। कह रहा है कि मोटर बोट की स्पीड हमेशा x मानना और करंट की स्पीड को क्या मानना, y। तो कह रहा है कि स्पीड का रेशो दे रखा है, अगर मोटर बोट की स्पीड 36 है तो करंट की स्पीड क्या है, 5 है। ठीक है, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से x + y निकालना चाहूँ तो 36 + 5 41 आ जाएगा, और यहाँ से मैं x - y निकालना चाहूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31। तो ये किसका रेशो आ गया, स्पीड का भी। भाई स्पीड पानी, भाई नाव की गति पानी के बहाव के साथ और नाव की गति पानी की विपरीत दिशा में, तो ये रेशो आ चुका है। यहीं से स्पीड के बाद अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम का रेशो इसका उल्टा होता है, यानी कि 31:41। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे को दिक्कत बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो इसका मतलब x + y, जब वो पानी के साथ नाव जा रही है, अगर वो इतना समय लेती है तो पानी की विपरीत दिशा में इतना समय लेगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि नाव पानी की डायरेक्शन में, वाटर की डायरेक्शन में जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, 5 आवर 10 मिनट।
यानी कि कितना बन जाएगा ये 5 और 5 से 30 310 मिनट। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से टाइम का रेशो देखा जाए तो ये है, बट क्वेश्चन कह रहा है ये वाला टाइम 31 नहीं, एक्चुअल में 310 मिनट है, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से पानी की विपरीत दिशा में, वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम लिया जाएगा वो भी ये ना लेकर इससे 10 टाइम ज़्यादा 410 मिनट लिए जाएंगे, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 6 घंटे 50 मिनट। और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई 6 घंटे 50 मिनट जिसका है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है हमारा। तो 11वां क्वेश्चन, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, पहले पढ़ लो इसे। ठीक है, फिर तभी आगे कराऊंगा, पढ़ते हो नहीं और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने लग जाता हूँ। ठीक है, उससे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। आपके सामने 11वां क्वेश्चन आ चुका है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए क्या कहना चाहता है 11वां क्वेश्चन। तो हम 11वां क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से 11वां क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई यही क्लास चलेगी आज बहुत लंबी। ठीक है, मतलब मैंने क्या सोचा है कि एक तो टेस्ट होना चाहिए, तो सैटरडे को दोनों क्लासेस का मिक्स एक टेस्ट लिया करूँगा। ठीक है, इस वाली क्लास का और इससे अगली वाली क्लास का, दोनों का मिक्स। वो बताना भूल गया था कल, बट आज बता देता हूँ कि जब भी हर सैटरडे आया करेगा तो दोनों क्लासेस का एक साथ मिला के टेस्ट लिया जाया करेगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो जल्दी से ढंग से। आपको देखने में आसान लग रहा होगा, बट जब इस क्वेश्चन को करने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत है क्वेश्चन में। क्या रहा है वो समझते हैं पहले। कह रहा है ABC की बात कर रखी है, चलो हमने लिख दिया भाई ABC, पर ABC के टाइम की बात कर रखी है और रेशो किस तरह से दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A जो है अगर B से 2 गुना समय लेता है, A टेक ट्वाइस एज मच एज B। ठीक है, A B से 2 गुना समय लेता है और C से 3 गुना। अब दोनों को कंपेयर A से ही हो रहा है। ठीक है, एक 2 गुना और एक 3 गुना। तो इस कंडीशन में 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, तो A को क्या मान लेते हैं 6। तो B से A 2 गुना समय ले रहा है, ये टाइम का रेशो आएगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। ठीक है, हल्की सी भी चूक गलती हो जाएगी। तो A B से 2 गुना समय, तो इसका 2 गुना यानी कि ये से 3 मानना पड़ेगा भाई। 2 टाइम्स तो 3 × 2 6। और कह रहा है C का ये 3 गुना है A। इस कंडीशन में C कितना लेना पड़ेगा 2। पर इस रेशो के निकालने भर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी क्वेश्चन आगे और क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, सबसे पहले तो टाइम का रेशो आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 1 दिन में। भाई काम तो ये खत्म कर देते हैं, पर हमें इनकी एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है कि इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया आपको करना क्या। एफिशिएंसी निकालने के लिए आप ये देखिए, एक ऐसी वैल्यू ले लो जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए, यानी कि इन तीनों का एलसीएम 6 और इन तीनों को 6 बना दो। और 6 कैसे बना सकते हैं, जब इसके साथ 6 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, इसकी एफिशिएंसी 2, और 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, इसकी एफिशिएंसी 3। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह से रेशो निकालने का। क्यों होता है ऐसा, रेशो में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इतना सा ही ध्यान रखना, जब भी टाइम को एफिशिएंसी में बदलना है तो ये देख लीजिए इन तीनों का एलसीएम क्या है, या फिर एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए और फिर तीनों को वही बना दो। ठीक है, तो ये इसका रेशो आ चुका है एफिशिएंसी का। इस रेशो से हम क्या कह सकते हैं कि अगर A 1 काम करता है, B 2 काम करता है और C 3 काम करता है, तो ये तीनों मिलकर 1 और 2 3 और 3 6 काम करेंगे एक दिन में। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो किसी काम को एक दिन में खत्म कर देते हैं। अगर ये तीनों 6 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 6। यानी कि ये टोटल काम ही 6 है। और इस टोटल 6 काम को अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है A अकेला कितने दिन में कर देगा, यही पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया कि A अकेला कितने दिन में कर देगा। तो इस 6 काम को एक की रफ्तार से A कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। अब वो कुछ भी पूछता, वो ये पूछ लेता कि भाई इस 6 काम को B कितने दिन में कर देगा, तो B कितने दिन में करेगा, 2 की रफ्तार से, 2 3 6। ठीक है, इसी तरह से C की पूछता तो 2 3 6, यही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार क्या कह रहा है। वैसे इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बताऊंगा इसका एक और बहुत बढ़िया सी प्यारी सी ट्रिक है। ठीक है, अभी तो इसी पर आओ, अब मैं आगे फिर दोबारा पीछे आऊँ, टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से 12th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है, जल्दी से आ जाइए 12th क्वेश्चन पर।
एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है पर इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या समझना होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आर्टिकल के प्राइस में ना 12 रुपये की कमी होने के कारण रिडक्शन हो गया है प्राइस में, मतलब कोई चीज़ हम जितने रुपए में भी बेच रहे थे अब 12 रुपये कम में बेच रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था 5% का, और ये प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते होते पहले तक तो 0 पर गया होगा, भाई 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, पर इतने रुपए घटा दिए कि प्रॉफिट तो छोड़ो, ये सीधा सीधा किस में बदल गया, 2.5% के लॉस में। ये किस कारण से हुआ है, क्योंकि आर्टिकल को पहले से 12 रुपये कम में बेचा जा रहा है। तो मैंने ये बात आपको समझाई थी कि जब भी इस तरह वाली बात आए तो आप ये देखिए 5% प्लस का और ये लॉस यानी माइनस का, इसके बीच में 7.5% का गैप है, यानी कि 7.5% कम मिल रहा है उस व्यक्ति को पहले से। क्यों? क्योंकि वो 12 रुपये कम ले रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7/1/2% किसके बराबर है, 12 के। या फिर आप इतनी सारी कहानी रचाने की जगह, यहाँ पे फिल्म बनाने की जगह आप छोटा सा काम किया करो, जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी प्रॉफिट लॉस में बदलता हुआ दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस जो भी दिख रहा है उन दोनों को जोड़ देना, और किस कारण से ये प्रॉफिट लॉस में बदला इस 12 की वजह से, उसे आपस में उसके इक्वल में 12 रख देना, ठीक है। इन दोनों को आपस में बराबर बना देना। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस बताइए, और हम सबको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, भाई कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाले मूल्य को हमेशा 100% कहा जाता है। या तो उसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें जुड़ जाएगा, घाटा हो तो घट जाएगा, बट वो हमेशा 100% रहता है एक्चुअल में। तो इसको जब हम सोल्व करें तो 7 × 14, 14 + 1 15, तो 15/2% इक्वल टू कितना आ गया, 12। जब काटा पीटी करेंगे तो 3 से 4 पर और 3 से 5 पर, ठीक है। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो 5% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। पर हमें पता है कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। अब मैं पूछूं इसे 100% बना सकते हैं आपको, सर जी हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे? सिंपल, इसके साथ 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसकी 20 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो यहाँ भी, तो जैसे ही ये 100% बना तो जो सामने वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस, यानी कि 160 रुपये। किस किस का आ गया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। तो इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, और जल्दी से उसका आंसर देंगे क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति ने ना 12,000 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराए, ठीक है, और इस तरह से जमा कराए कि पहली वाली बैंक पर, मैं मान लेता हूँ कि उसने क्या करा, पहली वाली बैंक में P1 रुपये रखे और दूसरी वाली बैंक में P2 रुपये जमा कर दिए। जब पैसे उसने जमा कराए होंगे, यहाँ पे इसे P1 ले लेता हूँ थोड़ा सा, जब उसने पैसे जमा कराए तो जो पहले वाला पार्ट था उसके ऊपर उसे 3 साल तक ब्याज मिली है 12% के हिसाब से। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर पहले साल 12% तो तीनों साल 12% के हिसाब से टोटल 36% हिस्सा उसे इंटरेस्ट के रूप में मिला है। तो मैं कह सकता हूँ इस पे P1 पर उसे 36% हिस्सा ब्याज के रूप में मिला है। चलो ठीक है, फिर हम आगे आए, और जो दूसरा वाला हिस्सा था उसे 4.5 साल तक 16% के हिसाब से ब्याज मिला है फॉर 1/2 ईयर्स। ये कितना होता है, 4 × 2 8 और 1 9, 9/2 ईयर्स में उसे 16% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 से 8 पर 9 × 72, यानी कि 72%। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि इस पर जो भी ब्याज मिल रही है ना, और इस वाले हिस्से पर जो भी ब्याज मिली है, यानी इस पे 72% जो हिस्सा ब्याज मिल रहा है, ये दोनों जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में बराबर हैं। इसके कारण मैंने यहाँ बराबर का साइन रखा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी इनकी, मतलब इस पैसे को और इस पैसे को किस अनुपात में उसने लगाया कि इनका जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। तो निकाल लेंगे कैसे, परसेंट को परसेंट से काटेंगे, 36 से 1 पर जाएगा और 36 से 2 पर, उसके कारण P1/P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/1। और यही पूछा गया उन दोनों हिस्सों का रेशो बताइए, यानी कि 2:1। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले वाले भाग से दूसरे वाले भाग का रेशो आएगा 2:1, ठीक है, 2:1 आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो जल्दी से देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो बहुत ही प्यारा सा 14 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए क्या कहना चाहता है 14 क्वेश्चन। तो जल्दी से देखिए। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार है, बेस है, ठीक है, बना दिया, और एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रखी है, पैरेललोग्राम की, एक ट्रायंगल की बात कर रखी है और एक पैरेललोग्राम की। कह रहा है ट्रायंगल का जो बेस है वो 5/6 है। अच्छा, 5/6 का मतलब क्या है कि अगर इसका बेस 6 है तो इस 6 का 5/6 5/6 यानी कि 5 इसका बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया जानना चाहूँ तो एरिया होता क्या है, तो हमेशा किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बेस। अगर मैं 5 को मानता हूँ तो उस कंडीशन में इस बेस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर इसके सामने वाले वर्टेक्स से, यानी कि इस वर्टेक्स से जो इस पे लंब डाला गया है इसकी ऊंचाई, तो ये और हमें पता होनी चाहिए, तो इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि हाफ बेस और इस बेस पर पड़ा हुआ परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, तो ये हाइट। इसी तरह से अगर मैं किसी भी ऐसी फिगर की बात करता हूँ जिसकी 4 साइड है, उसका एरिया हमेशा होता है बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, इसके और सामने वाली जो साइड है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये, तो बेस इंटू हाइट, टी हो गया HP, तो 6 इंटू HP। हमें किस किस का रेशो बताना है, तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल की हाइट से पैरेललोग्राम की हाइट का रेशो बताना है। तो मैं करूँगा क्या, देखो जो इधर इधर है, जो नीचे है वो ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर है वो नीचे चलेगा। 2 जब ऊपर गया 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 बना, और ये 5 नीचे। इसी तरह से जब ये नीचे आएगा तो किसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से मुझे रेशो मिल गया ट्रायंगल की हाइट और पैरेललोग्राम की हाइट का रेशो 12:5। किस किस का आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 15th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है, जल्दी से एक बार 15th क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो 15th क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर 15th क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। जल्दी से 15th क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, 15th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए पहले आराम से पढ़ लिया हुआ, पानी पिया इतनी देर में तो पढ़ लिया हुआ, ठीक है। तो देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर कि बाबू और आशा 2 जनों की बात की गई है, और ये बता रखा है कि जो बाबू और आशा अगर किसी काम को करने लगते हैं तो ये दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। चलो ठीक है, इतनी सी बात तो हमें पता चल चुकी है कि ये दोनों किसी काम को 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। फिर आगे कहा गया है कि आशा की जो एफिशिएंसी है वो बाबू से 1/3/4 टाइम्स है, यानी कि सबसे पहले तो 1/3/4 टाइम्स को सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो 4 × 1 4, 4 4 और 4 और 3, ठीक है, हाँ, 4 × 4 और 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 7/4। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है किसकी एफिशिएंसी थी, जो आशा जो है वो बाबू से कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। तो बाबू अगर 4 रहा होगा तो आशा उससे कितनी है, 7 है। अगर इसमें डाउट हो तो ऐसे देखिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है बाबू अगर 4 है तो आशा उसका 7/4 है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, तो आशा कितनी आ गई, 7 आ गई। ये इसकी क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। अब अगर मैं पूछूं ये दोनों मिलकर किसी काम को करने लगे तो ये दोनों 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो क्वेश्चन कहेगा 4 और 7 11, ये दोनों मिलकर 1 दिन में 11 काम करेंगे, और 7 दिनों तक अगर ये काम को करते रहे तो ये इस पूरे काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो टोटल काम क्या आ चुका है, 11 × 7। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आशा अगर इस काम को अकेला करना चाहे, तो आशा की रफ्तार कितनी है, 7 की रफ्तार से इस काम को अकेला करना चाहे तो कितने दिन में कर देगी, 11 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 16th क्वेश्चन, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो 16th क्वेश्चन देखिए।
तो हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7 साल पहले द रेशो ऑफ ए और बी की एज का जो रेशो था, तो हमने यहाँ पे पहले तो रेशो बना लिया ए और बी। क्या कह रहा है? अगर 7 साल पहले की बात की जाए तो ए और बी की एज का रेशो था 4:5। चलो ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है कि अगर 7 साल बाद की बात की जाए तो ये रेशो क्या रहा होगा? 5:6। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, 5 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। इसी तरह से 4 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। और होना भी दोनों तरफ गैप बराबर ही चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए गैप? क्योंकि जितना समय ए ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बिताया है उतना ही समय बी ने भी पहुँचने में यहाँ से लेकर यहाँ तक बिताया होगा, इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर 1-1 बराबर सही है। बट क्वेश्चन ये कहना चाहता है जो एक्चुअल में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में समय बिताया है वो है कितना? 7 और 7 14। यानी कि ये जो अंतर है 1 का ना होकर ये कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 14 सालों का। यानी इस 1 से 14 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से बी की एज भी इस समय 14 गुना ज़्यादा कितने साल रही होगी? 70 साल। अगर कोई व्यक्ति, क्या ये हमारा आंसर आ गया? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आज की प्रेजेंट की एज पूछी है बी की, और कोई व्यक्ति अगर 7 साल पहले 70 साल का था तो आज कितने साल का हो गया होगा? तो आप कहोगे सर 70 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि ये बी आज 77 साल का हो चुका है, और ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, 77 आंसर होगा। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि उसने बी की एज पूछी है शायद। हाँ, 77 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 17 क्वेश्चन पर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइए। और किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा है तो बता देना, ठीक है? और कोई ये मत कहना सर स्पीड कम है, क्योंकि देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी तो टाइम भी सिर्फ 45 मिनट हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं स्पीड तो ठीक ही जा रही है, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 17 क्वेश्चन में बात क्या रखी है, बहुत ही प्यारी सी है। सर ऑप्शन हटा दीजिए यार इस क्वेश्चन के, थोड़ी देर नहीं लगे रहने दो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर्स, और वो नंबर इस तरह के हैं कि वो जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। एम कोई नंबर तो नहीं है, उन्होंने भी तो अपनी तरफ से एम लिखा है, तो हमने ना एम को कोई एक नंबर मान लिया। तो मैंने मान लिया कि अगर एम 1 रहा होता तो इस कंडीशन में अगर 1 से कोई सीरीज शुरू करी जाए तो 1 2 3 4 5 यही 5 नंबर बनेंगे, क्योंकि उसमें कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या का है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि जो किसी एक सीरीज में चल रहे हों। तो हमने ले लिए 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं इनकी एवरेज की बात करता हूं तो इन 5 नंबरों का एवरेज आ रहा है 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी सीरीज को m से स्टार्ट करा जाए तो उसका एवरेज है n, पर अगर मैंने m की वैल्यू 1 ली तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस सीरीज को जो m से स्टार्ट हुई उसे अगर m+2 यानी कि 1 + 2 3 से स्टार्ट किया होता तो 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ऐसे 6 नंबर लिए गए होते तो इनका एवरेज क्या होता? तो 3 इधर से हटाए, 3 इधर से, बीच में कुछ नहीं बचा, तो 5 और 6 के बीच में क्या आता है? 5.5। तो इस नई सीरीज की एवरेज क्या है? 5.5। पर ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 5.5 नहीं दिख रहा, तो क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर m और n का यूज कर रखा है। तो हम ऑप्शन इन वैल्यूज को ऑप्शन में पुट करेंगे। जब हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो 2n + 5 डिवाइड बाय क्या दे रखा है? 2। n की वैल्यू अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कितनी है? n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट करी 3, तो 3 2 6, 6 + 5 अपॉन 2, तो 11/2 कितना आ गया? 5.5। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करने पर ये 5.5 बनता है, यानी कि इसके बराबर, तो 100% यही हमारा क्या है? आंसर। मार्क कर दीजिए थोड़ा। किसी को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वें के बाद। हाँ भाई ओके दीपक, वैसे सही बच्चे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो 18वां बताओ। तो 18वां क्वेश्चन है, और इस बार जो सबसे पहले आंसर देगा ना, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार करा रहा हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो जल्दी से जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर तभी आगे बढ़ूंगा और नाम भी देख लूँगा किसका सबसे पहले आंसर आया। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपने लगा दी ना 18वां, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर बाद दिख रहा है।
चलो कोई नहीं। तो देखिए, आप जब तक कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे दिए सर नाम देखते रहना किसका सबसे पहला आ रहा है, कोई बच्चा सबसे पहला आंसर दे स्क्रीन पर लगा देना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, पूरा सर्कल जब बना दिया गया, जैसे अगर मैं इतना हिस्सा बनाता, मैंने क्या करा कि ना मैंने एक एंगल लिया और एक चाप खींच दी, कितने डिग्री एंगल ले लिया, 45 डिग्री का, ठीक है। और मैंने एक चाप खींच दी, एक आर्क। अगर मैं इसी को गोल घुमा दूं, यानी कितने डिग्री घुमा दूं, 360 डिग्री, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल। तो जब इसी चीज़ को मैं पूरा यूं करके गोल घुमा देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक सर्कल। और उस कंडीशन में ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का। पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, ऐसे घूम जाता है 360 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक आर्क है, उसके 2/9 हिस्से के लिए क्या एंगल बनेगा, 2/9 पार्ट के लिए। यानी कि आप अगर देख रहे होंगे, अगर पूरी 9 आर्क, यानी कि पूरे सर्कल की आर्क अगर 9 है तो 9 आर्क कब बन रही होगी, तो जब 9 आर्क इस पूरी सरकमफ्रेंस के लिए कितने डिग्री एंगल है, 360 डिग्री। तो इसी कंडीशन में कोई हिस्सा रहा होगा इस आर्क का, ठीक है। कितना हिस्सा, 2। तो इस 2 के कारण यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, तो 9 के कारण 360 डिग्री 40 गुना, तो 2 के कारण भी 40 गुना ज़्यादा कितने डिग्री का बनता होगा, 80 डिग्री। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई तो बताओ, जल्दी से समझाता हूँ। वीडियो रुक रही है क्या, देखना एक बार वहाँ पे। हाँ भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने 19th क्वेश्चन। हाँ भाई इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। देखो 19th क्वेश्चन पर आते हैं। 19th क्वेश्चन कह रहा है कोई एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, कोई ना एक ट्रायंगल की बात करके, बड़ा सा ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा है, हर एक साइड के सामने वाला जो कोना है उससे मिलकर एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से, और अच्छा इनकी साइड का रेशो क्या दे रखा है, साइड का रेशो है कि जो ये छोटे वाला ट्रायंगल यहाँ बना है ना, इसकी हर एक साइड इस बड़े वाले साइड का 1/3 है। यानी कि इसकी बड़े वाली साइड अगर 3 होती तो छोटे वाले की जो सामने इसके ट्रायंगल है उसकी छोटी साइड कितनी होती, 1। यानी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसी तरह से इस वाली साइड के सामने जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इनका रेशो भी यही है कि ये 1 है तो ये पूरी 3 है। और अगर इसके सामने, इस वाली साइड के सामने जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी इसी रेशो में कि ये 1 है तो ये भी पूरी कितनी है, 3। अब इस कंडीशन में अगर आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ से इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का रेशो निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, आप ये देख रहे होंगे ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं, क्योंकि इन तीनों की साइड का रेशो भी यही है, 1:1:1, और इसकी भी 1:1:1 ही आ जाएगा रेशो। तो इस कंडीशन में ये छोटे वाला और बड़े वाला सिमिलर हो चुका है। और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो क्या होगा, इनके एरिया का रेशो होता है इनकी साइड के स्क्वायर के। यानी कि अगर इसका एक साइड है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1, और अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3 है तो इसका 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 9 आ जाएगा इस पूरे बड़े वाले का एरिया। तो बड़े वाले का एरिया 9 आ चुका है। इस 9 में से इसका एरिया क्या है, 1। अगर इस वाली साइड के हिसाब से देखे जाए तो 3 का स्क्वायर 9, तो पूरे बड़े वाले का अभी भी 9 ही आ रहा है, पर 1 का स्क्वायर इसका 1, इसी तरह से इसका भी 1। तो आप ये देख रहे होंगे अगर मैं छोटे छोटे ट्रायंगलों की बात करता हूँ तो छोटे छोटे ट्रायंगल 1 और 1 और 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं उनका टोटल एरिया कितना है, उनका टोटल एरिया है 3। पर क्वेश्चन में जो पूछा गया उस बात को ध्यान रखना, 9 को मत ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं उनसे जो बड़े वाले ट्रायंगल का शेष हिस्सा बचा हुआ है। जब छोटे छोटे ट्रायंगलों का एरिया 3 है, यानी कि इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्से का एरिया 3 हो गया जुड़कर। अगर मैं इन हिस्सों को इस पूरे में से हटा देता हूँ 9 में से, तो जब 3 हटा देंगे बचा 6।
तो कह रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ इसका रेशो बताइए, यानी कि टोटल तीनों का जो एरिया है और रेशो जो बचा हुआ हिस्सा है, तो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई 1:3 नहीं आएगा, यही गलती कर दे तो ऑप्शन दिखा दीजिए सर, इस क्वेश्चन के दिखा रखें दो 1:2 आंसर आएगा। दो इतनी जल्दी मत क्या करो, 1:2 आंसर आएगा 1:2। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ओके, और ये क्लास बहुत बड़ी चलेगी, आज कोई ऐसा नहीं है कि अगली क्लास 9 या 9:30 बजे पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा है देखिए, तो 20वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a/3 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5। ठीक है, कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो। रेशो पूछा गया है किस किस का, c+a के होल स्क्वायर का, यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। पूछ रहा है वो c+a का होल स्क्वायर रेशो a+b का होल स्क्वायर रेशो b+c का होल स्क्वायर, इनका रेशो पूछा गया है। अगर आपको एक बात ध्यान हो तो ये बात बताइए, सबसे पहले तो अगर इनका रेशो बताना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a/b/c। हमें क्या पता होना चाहिए, a/b/c। अब a/b/c हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, जब भी इक्वल के साइन को रेशो में बदला जाता है तो होता क्या है, इसके साथ में a के साथ में जो भी वैल्यू लिखी है, तो a के साथ में 1/3 लिखा है, उसका उल्टा अगर कर देंगे तो वही हमारी a की वैल्यू बन जाती है। कब, अगर हम इक्वल को रेशो में बदल रहे हैं, तो a की वैल्यू 3। इसी तरह b के साथ 1/2 है तो b की वैल्यू 2, और c के साथ 1/5 है तो c की वैल्यू 5। पर क्वेश्चन ने पूछा है, ये हमारे पास a, b और c का रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है c+a का होल स्क्वायर। c क्या है 5, 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह से a+b, तो a क्या है हमारा 3 और b क्या है 2, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से b+c, तो b और c 5 और 2 7 और 7 का स्क्वायर 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बेहतरीन, शाबाश, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन होमवर्क में दो एक बार, क्योंकि होमवर्क में है भाई 21वां क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार मैं करा चुका हूँ, और जब अभी क्लास चलेगी, ये सिर्फ अभी बीच में होमवर्क इसलिए दे दिया है कि जिससे कि आप इसको नोट कर लेना, और दोबारा कम से कम इसी बहाने एक बार देखने तो आओगे होमवर्क क्या था। ठीक है, 21वें के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, 22वें पे आ जाइए। तो 22वां देखते हैं क्या करा है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगर हम 22वें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3/4 का होल क्यूब। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3/4 का होल क्यूब 4/3 की पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2x, इस तरह से दिया हुआ है, और हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों, मैंने आपको ये वाली बातें बहुत बार समझाई हैं कि अगर ये 4/3 लिखा और इसकी पावर माइनस में है, और जैसी 4/3 को मैं उल्टा करूँगा 3/4 बनाऊंगा, तो जो ये पावर माइनस की है किस में बदल जाएगी, प्लस में। हमेशा अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो माइनस हो जाएगी, और अगर जो चीज़ लिखे उसे उल्टा कर दूंगा तो प्लस हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 3/4 हो गया, ये भी 3/4, और अगर दो चीज़ें सेम है, जैसे कि x की पावर 1 और x की पावर 3, ये अगर दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी ये x की पावर क्या हो जाएगा 4। तो इसी तरह से अगर इसकी पावर, जब ये दोनों चीज़ें बेस सेम है 3/4, और जब इनकी पावरों को आपस में जोड़ूंगा तो 7 और 3 ये क्या हो जाएगा 10। इसी तरह से ये बन जाएगा 3/4 की पावर 2x। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे
तो आप ये बताइए, ये भी 3/4 और ये भी 3/4। अगर इक्वल का मतलब यहाँ इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर का मतलब क्या है, इसकी पावर 10 है तो यहाँ पे पावर 10 होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो 2x है, यानी कि ये 10 तब हो सकती थी जब x की वैल्यू 5 रही होती। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 5। यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कह रहा है कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ और वीडियो देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सब बात अच्छी बात है, ये को बताने की बात है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 23। तो 23 देखिए, वैसे मुझे पता है वो बच्चा मजाक ही कर रहा होगा, बीड़ी पीते हुए तो नहीं देख रहा होगा वो मुझे, पर उसने मजाक क्यों करा ये नहीं समझ आया। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने क्या करा है, जितना भी कमाया उसका 1/4 हिस्सा अपनी पुत्री को दे दिया, बेटी को, डॉटर को 1/4। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, उसके बेटे की, और बेटे को क्या करा उसने, जितना कमाया उसका आधा हिस्सा दे दिया। फिर बात यह है दान करने की, तो दान जब करा उसने, तो दान क्या करा है, जितना भी उसने कराया उसका 1/5। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, या फिर यहाँ पे जगह बन जाएगी, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हमें पूरे क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं नहीं पता है अगला कमा कितना रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने फंस जाती है कि हमें नहीं पता लगता कि अगला कितना कमाता है, तो नीचे वाली वैल्यू 4, 2 और 5, इनका हमेशा एलसीएम ले लीजिए। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा 5, 2 और 4 का, तो कितना आएगा, 20। या फिर एक ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए, छोटी से छोटी, तो वो 20 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया अगर वो व्यक्ति के पास टोटल 20 रुपये रहे होते, तो इस 20 का 1/4 यानी कि 5 रुपये उसने अपनी बेटी को दिए, और 20 रुपये का आधा हिस्सा यानी कि 10 रुपये अपने बेटे को दे दिए, और दान कर दिए कितने, 20 रुपये का दान करें, सी को ने चैरिटी, यहाँ दान ही करें, तो 20 का 1/5 यानी कि 4 रुपये अगले ने दान कर दिए। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जितने भी उसके पास रुपए थे उसमें से उसने दे कितने दिए, तो 5 और 10, 15 और 4, 19 रुपये अगला दे चुका है, यानी कि अपनी टोटल इनकम का 19/20 हिस्सा वो दे चुका है। किसी को डाउट? ओके भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जो टाइम है वो क्या है, 8 से 9 और 9 से 10, बट आज 2 क्लासेस मिक्स चला रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट है ना, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी आज रेगुलर एक ही क्लास रहेगी। ठीक है, जितनी देर चलेगी एक ही क्लास चलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर अगर उस नंबर का उल्टा कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ठीक है कर दिया उल्टा, और उस उल्टे का 3 गुना 3 टाइम्स कर दिया जाए, यानी कि कहना चाहता है ये 3 मल्टीप्लाई में 31 मतलब समझ लेना इसे, इसके उल्टे का 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 × 1 यानी कि 3, तो 3/x लिख लीजिए। तो इसके उल्टे का 3 गुना कर लिया जाए, तो ये जो ये नंबर है इससे कितना ज़्यादा आएगा, 26/3। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, और आप चाहो इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आंसर देना चाहते हो, आपकी इच्छा हुई कि मुझे इसका आंसर 1 सेकंड में देना है, तो आप कैसे दे सकते हो। तो आप देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 10, 11, 9 और 8। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कहीं पर भी इस तरफ कुछ भी लिखा हुआ है, अगर मैं जब भी इसे सोल्व करूंगा और सोल्व करने बाद एक मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसके बटे में 3 है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी कि जिसको 3 से काटने के बाद भी यहाँ 3 बचे, तभी तो जाकर भाई वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी हो गया, यहाँ नीचे 3 रहेगा। और वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर सिर्फ 9 हो सकता है, जो 3 से कटने के बाद भी 3 छोड़ दे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर 9 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बिना सोचे समझे ऑप्शन से 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, फिर से समझिए। चलो वैल्यू रख के बता देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट पता लग गया कि 9 आंसर हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी आंसर ही नहीं हो सकता। जब वो 3 से कटेगा ही नहीं, तो नीचे क्या रह जाएगा, 8 भी नहीं है नीचे, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 3 से कटने पर 3 पर कौन सा नंबर कट रहा है, 9।
या फिर रख के देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 9 ले लेता हूँ तो 9 माइनस 3/9, और ये किसके बराबर होना चाहिए 26/3, क्योंकि हम इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं कि अगर ये आंसर है तो ये यहाँ पर रखते ही ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो ऐसा करा तो ये हो गया 1/3, भाई 3 × 1 3 3 9, तो इसकी जगह 1/3 रख सकता हूँ। और जब इसे सोल्व करूँगा तो 9 × 3 27 - 1 यानी 26/3। तो हाँ, मैंने जो 9 माना है वो बिल्कुल सही माना है। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद अभी थोड़ी देर पहले हमने कराया था, 25वां लगा दीजिए एक बार, थोड़ी देर पहले करा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 25वां, तो 25वें के बाद मार कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। 26 क्वेश्चन पर आते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, तो 26 क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहना क्या चाहता है, गीता ने क्या करा है, एक प्लॉट खरीदा, कितने हजार रुपए में, 96,000 रुपए में। उसने उसके बाद क्या करा, उसका 2/5 हिस्सा। अब कितने रुपए में खरीदा उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल। जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो चीज़ें समझ लो बहुत आसान हो गया। जब भी परसेंटेज की बात की जाए और हमें फ्रैक्शन पता लग जाती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं मान लेता हूँ उसने टोटल क्या खरीदा, वैसे उसने प्लॉट, यानी कि टोटल जो भी उसकी एरिया रहा होगा 5 था, तो उस 5 में से 2 हिस्सा उसने बेचा। पर यहाँ उसे लॉस हो गया किस तरह का, 6% का, यानी कि यहाँ उसे 12 रुपये का घाटा हो चुका है, 6 दूनी 12, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आए, थोड़ा सा इसे छोटा करो यार, इधर साफ नहीं दिख रहा, या फिर मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसे। उसने क्या करा, इस 5 में से 2 हिस्सा 6% लॉस पर बेचा, यानी कि यहाँ से उसे क्या हुआ, 12 रुपये कम मिले। चलो ठीक है। फिर उसके बाद आगे आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 5 में से 2 बेच चुका है, शेष कितना बचा एरिया, 3, कि इस 3 एरिया को वो कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे। कि ओवरऑल जब वो पूरे 5 एरिया को बेच देता है तो यहाँ उसे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 50 रुपये ही कमाए उसने। जब यहाँ 12 का घाटा हुआ था तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसे 50 रुपये उसने कमा लिए, क्योंकि इस हिस्से में, बचे हुए हिस्से पर उसने कितने रुपए कमा लिए होंगे, 62। तभी इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है, 50, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ माइनस का, ये अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 62 बने, उसके लिए मुझे इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर जिस तरह से देखिए यहाँ पे -12 क्यों बना, यहाँ पे -6 था, यहाँ पे 50 क्यों बना, यहाँ पर 10 था। इसी तरह से 62 बनने के लिए इस x की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 62/3, और यही हमारा क्या आ जाए, 62/3% आंसर। बट अगर इसे और सोल्व करना चाहो तो ये आ जाए 22/3%, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कल वाली वीडियो इसी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थी, उन चीज़ों को समझना, ठीक है, वहाँ से चीज़ें आप समझ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ यार सारी क्लासेस इतनी सारी पड़ी हुई हैं, पहले उन्हें एक बार जल्दी से देख लो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, उनको देखिए। यहाँ तो टेस्ट की तरह है, अब टेस्ट में बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी तो नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। बट हाँ, आपको चीज़ें कोई यूँ नहीं है कि बिल्कुल ही वहाँ पर जब आप जाओगे क्लासेस में तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँगा। पहले इसका बेस क्लियर करा है, क्यों ये चीज़ें बनी, उसके बाद ये चीज़ें बताई गई हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। 27 क्या कहना चाहता है, तो 27 क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। तो 27 क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे ने क्या करा है, किसी नंबर को 5/6 से मल्टीप्लाई करना था और उसने जल्दी जल्दी में उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो बनेगी भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जो भी आंसर आएगा उसमें। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने % की गड़बड़ हो गई। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी दूर दूर तक आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा होगा जिस नंबर से हमें 5/6 की मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने क्या करा, एक नंबर मान लिया, और वो नंबर कितना मान लिया, एक ऐसा नंबर जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए, और वो क्या होगा, 6 और 5 का एलसीएम यानी कि 30। तो मैंने माना कि मुझे 5/6 से 30 को मल्टीप्लाई करना था। जल्दी जल्दी में मैंने 30 को 6/5 से मल्टीप्लाई करा।
मेरा आंसर आना चाहिए था 25, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा आंसर आ गया कितना 36, तो गड़बड़ तो हुई है। तो 25 आंसर आना चाहिए था, 36 आ रहा है, कितनी गड़बड़ हो रही है 11 की। तो 25 पर 11 की गड़बड़ परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से कितने पर जाएगा 4 पर, और 4 11 जा 44%, और ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 आ गया ना, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या कहना चाहता है, मार्क कर दीजिए सर एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, हुआ क्या है, कोई एक चुनाव हुआ, ठीक है भाई। जब चुनाव हुआ तो वोट वगैरह पड़नी थी, तो जो टोटल बंदे थे, टोटल नंबर 100 मान लेते हैं, 200 मान लो, 300, जो आपकी इच्छा हो। तो जो टोटल बंदे रहे होंगे उसमें से 10% तो अगले वोट ही डालने नहीं पहुँचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी किसी का होता है, सोचता है कि अब वोट डालनी है, यही तो छुट्टी का दिन है, चलो भैया घर बैठ लो। तो 10% लोग तो वोट डालने पहुँचे ही नहीं। तो 100 का 10% नहीं गए, तो कितने जने पहुंचे वोट डालने? 90 जने। अब इस 90 में से भी 11 सही 1/9%, यानी कि फ्रैक्शन में क्या होता है 1/9, 1/9, तो 90 का 1/9 यानी कि 10 जनों की वोटें, मतलब 90 का इतना परसेंट यानी 10 वोटें अवैध घोषित कर दी, खराब हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, शायद किसी ने, छोटे बच्चे रहे होंगे और उन्होंने गलती से नकली पकली बनवा के डाल दी, तो वो खराब घोषित कर दी चेकिंग में। फिर जो जीतने वाला था उसे, जो ये टोटल वैलिड वोट जो हैं, वैध मत जो हैं, इसका जीतने वाले को कितना परसेंट हिस्सा मिला है? 75%। तो अगर इसे 75% मिलता है तो हारने वाले को इसका 25% ही तो मिल पाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला जीतने वाला हारने वाले से इसका, जो ये वाली वोट है, इनका 50% एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 50% मतलब फ्रैक्शन में 1/2 आधा, तो 80 का आधा निकाल कर देखिए कितना आ जाएगा। तो 80 का आधा कितना होता है? 40। तो यानी कि जीतने वाला 40 वोटों से जीता। कब? जब अगर टोटल 100 वोट रही होती, पर 40 से नहीं जीता। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने से जीता है जीतने वाला? 8000 वोटों से, 8000। इससे कितने गुना था? 200 टाइम्स, 200 गुना। तो इसी तरह से जो एक्चुअल टोटल वोटिंग लिस्ट, जो टोटल वोट रहे होंगे जो पढ़ने थे, वो भी इससे 200 टाइम्स ज़्यादा कितने रहेंगे? इतने। और ये क्या गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए क्या हुआ। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से बताइए। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। ओके, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, रुक जाओ। एक नंबर है जो पहले मतलब डाउट वगैरह के लिए था, बट अब तो ग्रुप बना दिया है। मैं आपको चलो फिर भी कल बताता हूँ, आज तो, कि किस तरह से। अभी तो पहले क्लास ले लो, ठीक है। तो देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप इसे जल्दी से जल्दी करना चाहो तो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही इस तरह का करा था। कहना क्या चाहता है, किसी नंबर को, सॉरी यहाँ पे 28 लिखा है, इसे मिटा देते हैं, कि किसी नंबर को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, और जल्दी जल्दी में, जैसे मैं मान लूँ कोई नंबर x रहा, उसे 6/7 से मल्टीप्लाई करना है, और जल्दी जल्दी में इस x को डिवाइड कर दिया, या फिर डिवाइड का साइन लगा लो, डिवाइड कर दिया 6/7 से। तो डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो करते क्या हैं कि जो ये 6/7 लिखा था उल्टा होके क्या हो जाएगा 7/6। तो क्वेश्चन हम समझ पाए कि क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि किसी नंबर को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था और गलती से इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने उस नंबर को। वो नंबर क्या है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नहीं पता ना, मैं नहीं पता तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, यानी कि
हमने एक नंबर माना जो 7 और 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर क्या था, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 42। तो मैंने क्या करा कि वो नंबर 42 मान लिया, तो इसको ध्यान रखना, मैंने नंबर क्या मान लिया है, 42। तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से इस नंबर को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, पर गलती से किससे कर दिया, 7/6 से, जिस कारण से हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 36, और आंसर क्या आ गया, 49। तो गड़बड़ तो हुई है, कितनी गड़बड़ हुई है, ये आना चाहिए था, आया ये, कितनी गड़बड़ हो गई, 13 की। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 13 की गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो ज़्यादा की है या कम की है, तो गड़बड़ कितने की है, 13/70 की। यानी कि जो एक्चुअल में डिफरेंस है, जो गड़बड़ हुई है, वो 13 की नहीं, इतने की है। तो इससे कितने गुना, इससे 1/70 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो नंबर है एक्चुअल भी 42 ना होकर इसका 1/70 रहा होगा, तो यानी 14 से 3 पर और 14 से 5 पर, तो जो नंबर और जो फ्रैक्शन रही होगी वो 3/5 होगी। किसी को डाउट, 3/5 आंसर आएगा, 3/5। ठीक है भाई, तो 3/5 आंसर आएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, और जल्दी से एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे तो आप मैक्सिमम मुझे लगता है आंसर दे दोगे, बट एक बार जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आपके पास कम से कम 10 से 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। लगा दिया है? हाँ भाई जल्दी से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में पढ़ लीजिए क्या कहना चाहता है, फिर मैं कराता हूँ। जब तक आप पढ़ना चाहोगे बच्चे तब तक क्लास चलेगा, ठीक है। हाँ भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए देखो एक नाम लिख देता हूँ अभी, टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। टेलीग्राम पर ये डालोगे तो एक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3-4 और भी ग्रुप होंगे इस नाम से, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे उस ग्रुप में जुड़ जाना, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक जहाज है, ठीक है। वैसे किस किस का आंसर आ गया देखो एक बार। अच्छा बहुत सारे तो बहुत ही ज़्यादा गजब हैं, तभी आंसर देते हो। कुछ तो बहुत दिनों से जुड़ गए हुए हैं ना, तो टैलेंटेड होते आ रहे हो आप। कह रहे हैं कि एक जहाज है, यहाँ पर रहा होगा कहीं, और ये किसी इस जगह पर उसे पहुंचना है, और ये जगह कितनी दूर है, सॉरी क्वेश्चन ये कह रहा है एक जहाज है, उसके अंदर छेद हो गया है, ठीक है। और छेद होने के कारण वो सॉरी हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर, उसे 30 किलोमीटर दूरी पर कहीं पहुंचना है। अब हुआ क्या, इस जहाज के अंदर छेद हो गया, जिस कारण से इसमें पानी भर गया। अब पानी भर गया तो इसकी स्पीड कम हो गई, और स्पीड इतनी कम हो गई कि ये किसी भी कंडीशन में ये जो जहाज है, पानी वाला जहाज, यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, यानी कि वो पानी में डूब जाता, ठीक है। और ये जा किस स्पीड से रहा था, इसकी स्पीड कितनी कम हो गई थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी स्पीड हो गई 15। तो इसके पास सिर्फ 27 मिनट थे, यानी कि ये 30 इस स्पीड से सिर्फ 30 मिनट तक ही चल पाता, उसके बाद पानी में डूब जाता। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको बचाने के लिए इधर से एक बचाव दल भेजा गया, इसकी स्पीड भी रही होगी जहाज की कुछ, हमें नहीं पता क्या है, x। अब हुआ क्या, इस 30 किलोमीटर के गैप को दोनों को खत्म करना है, तभी तो ये वाला जहाज इस वाले जहाज से मिल पाएगा। यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड कितनी थी 15 और इनकी स्पीड कितनी थी x, ये दोनों जुड़ के 15 + x होगी। तो अब ये दोनों मिलकर इस 30 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, और इनके पास टाइम कितना था, तो क्वेश्चन ने कहा तुम्हारे पास 27 मिनट हैं। पर तभी थोड़ी देर बाद एक बुद्धिजीवी ने, समझदार से इंसान ने कहा कि बेटे अगर तुम यहाँ से 27 मिनट बाद इस जहाज के पास पहुँचे, तो उस कंडीशन में 27 मिनट बाद तो क्वेश्चन के हिसाब से जहाज डूब जाएगा, आप बचाओगे किसको। तो इन्होंने थोड़ी सी और बुद्धि लगाई, और क्वेश्चन में ये कह दिया कि उन व्यक्तियों को बचाने में 7 मिनट लगेंगे, यानी कि 27 मिनट नहीं है अब तुम्हारे पास, 7 और हटा दो, सिर्फ तुम्हारे पास 20 मिनट है। यानी कि इन्हें इस स्पीड से चलाना पड़ेगा अपने जहाज को
कि इस वाले जहाज के पास सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये दोनों आपस में मिल जाएं। तो हमारे पास 20 मिनट का टाइम था। अब टाइम को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर दो, जब 20 से 60 को काटेंगे तो 1/3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 90 हो गया, और ये क्या आ गया 15 प्लस एक्स। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू चाहूँ तो 90 में से 15 जाए, कितना जाए 75, तो x आ जाएगा हमारा 75 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुत्ता इतनी छलांग मार रहा है और खरगोश इतनी, कुछ नहीं सोचना, ना ज़्यादा टेंशन लेनी, सिंपल सी आखिरी वाली लाइन पर चले जाइए। और क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो रेशो किस किस का पूछा है, तो उसने डॉग और रैबिट का रेशो पूछा है। फिर उसके बाद ये देखिए कि जब क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश, किसकी बात करी, खरगोश के साथ 5 है, तो जो खरगोश के साथ लिखा है वो खरगोश के नीचे, उतने ही समय में एक कुत्ता 3, तो कुत्ते के साथ 3 है तो कुत्ते के नीचे 3। चलो ठीक है। फिर आगे बढ़े तो फिर से बात की गई, यदि कुत्ते की 1, कुत्ता यानी डॉग, तो कुत्ते की 1, उसी तरह से तो खरगोश 3, तो खरगोश के नीचे 3। अब आगे क्या करना है, इन्हें और इन्हें मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 9, 1 और 5 5, और यही हमारा आंसर 9/5। बस इतना सा काम करना है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट, ये 9/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और आपने 31 क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कि इस तरह से बस आंसर देते रहा करो, जिससे मेरी भी स्पीड बने रहती है, ठीक है। तो इतनी जल्दी मत दिया करो, थोड़ा सा तो समय ले लिया करो। और भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें भी करने दिया करो, तो अच्छा नहीं लगता इतनी जल्दी आंसर देते हो, मतलब अच्छा लगता है, और उन बच्चों को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो कोशिश करा करो, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बच्चों ने तो याद ही कर लिए हैं, ठीक है। अब वैल्यू वगैरह चेंज करा करो पूरा, जब टेस्ट लिया करो बढ़िया सा ही, बिल्कुल ऐसा बना दिया करो कि तब पता लगेगा, खेल तो तभी शुरू होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगली बार फिर से मिलेंगे सैटरडे को इसी टाइम और इसी तरह का टेस्ट, इससे बेहतरीन सा थोड़ा सा, जो भी 8 से 10 बजे तक चलाऊंगा उस टेस्ट को, ठीक है। 8 तो जितना भी चल गया चल गया। और अब डेली क्लास किस किस टाइम तक होती है फिर से सुन लीजिए। एक क्लास होती है 8 से लेके 9:30 बजे के करीब खत्म होती है, मतलब इसके आसपास, इससे पहले हो जाती है, क्योंकि 9:30 बजे एक नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, वो 9:30 बजे से चलता है। दोनों बैचों का अलग अलग लेवल है। इसका लेवल मेनली प्री एग्जाम तक है, जैसा कि चाहे दो मैं इस तरह से किसी भी सिलेबस को कवर कराता हूँ। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप हर किसी जॉब को कवर कर सकते हो, क्योंकि जो आजकल पेपर बनाने वाले हैं वो ये नहीं कहते कि हम तो इस लेवल का, वो किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हैं आपको, हाँ, पर एक लिमिट होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर CGL के प्री में कोई क्वेश्चन आया तो वो रेलवे में नहीं आ सकता। अगर आप सर्च करोगे उन क्वेश्चंस को तो कहीं ना कहीं वो पहले CHSL या CGL वगैरह में कहीं पूछे गए थे, जो आज के टाइम पर रेलवे में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को, कुछ नया नहीं बन रहा, सब कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल ही नई बना दी गई हो। तो इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाई कराता हूँ आपकी, कि जिससे कि आपका ओवरऑल सब कुछ कवर हो, आपकी कमांड पूरे चैप्टर पे बने, ना कि सिर्फ इस तरह से आपके दिमाग में मेंटेलिटी बन जाती है कि भैया रेलवे का है तो इसी लेवल तक, तो उस लिमिट तक ये चीज़ें पूरी होती हैं इस वाले बैच में। और ये वाला बैच तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप जैसे कहते हैं दोस्तों से कह दो हाँ भाई ये करके दिखा दे तब मानू तुझे, तो इस तरह वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो इस वाले बैच में, जहाँ पर अक्सर मैक्सिमम सभी बच्चे, कुछ बच्चे नहीं अटकते तो जो उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, और नहीं कर रखी तो अक्सर बच्चा अटक जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखना 9:30 वाले बैच में। आज तो नहीं, आज तो टेस्ट ही था दोनों के लिए मिलाकर, ठीक है। तो इस बैच को भी लिया करो। ओके, लव यू भाई, लव यू, गुड नाइट सभी को। और एक बार जल्दी ये लगा दीजिए, तो PDF कहाँ मिलेगी आपको, और दोनों जो प्लेलिस्ट बनाई है दोनों को ना एक बार देख लो, जिससे कि शायद आप सर्च कर लो उनका नाम क्या, नाम लिख लेना प्लेलिस्ट का, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है प्लेलिस्ट, और कमेंट में भी अभी लिंक डाल दिया जाएगा, जो दोनों नई प्लेलिस्ट हैं अभी के अभी कमेंट में उससे सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये राहुल देसवाल स्टडी IQ, चारों ही इसी नाम से चीज़ें हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम का ग्रुप, इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगी टाइम टू टाइम, प्लेलिस्ट, जिसके लिए सबसे अच्छा दुखी होता है। देखो अगर तैयारी कर रहे हो तो ये इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि प्लेलिस्ट कहाँ ढूंढी जाए,
तो डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगी। मैथ की सीधी आई, यहाँ प्लेलिस्ट मिल गई, ठीक है। अगर आपको मैथ के बाद क्या चाहिए, PDF, वो भी यहाँ मिल जाएगी। इसी तरह से मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो फेसबुक पे पूछ सकते हो, और ये मेरा इंस्टा की आईडी है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसी तरह से बस मेहनत करते रहे, और लव यू यार सभी को। और प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है। ओके राजेंद्र, लव यू यार, बाय। ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट, सभी को लव यू यार, और एक बार प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट छोड़ देना, और फिर मिलते रहेंगे डेली। तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।